सालों से वीरान पड़े एक पागलखाने की सफाई के दौरान हैंक को एक कमरे की दीवार में कुछ चांदी के सिक्के मिले। उसने तुरंत दीवार की ईंट निकाली जिसके अंदर से सैकड़ों पुराने चांदी के सिक्के निकल आए। ये देखकर वो काफी खुश हो गया। रात को जब सारे वर्कर्स घर चले गए तब हैंक उन सिक्कों को लेने वापस अस्पताल आया। वो चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां उसने सिक्के छिपाए थे। उसे सिक्कों के साथ कुछ सोने के दांत और एक नुकीला औजार भी मिला। वो दीवार के अंदर से सिक्के निकालकर एक थैले में भरने लगा। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आई। उसने अपनी टॉर्च चलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सारे सिक्के एक थैले में भरकर वहां से निकलने लगा कि तभी उसे फिर से एक आहट सुनाई दी। हैंक डर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर कॉरिडोर में काली परछाई दिखाई दी। वो एकदम घबरा गया और जान बचाकर भागने लगा। वो अस्पताल से बाहर निकलने ही वाला था तभी उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ। अगली सुबह जब सब वापस काम पर आए तो हैंक वहां नहीं पहुंचा था। यह जानकर उसका बॉस गॉर्डन परेशान हो गया। गॉर्डन ने जब से इस पागलखाने में सफाई का काम लिया था तब से वहां कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। 3 दिन पहले गॉर्डन अपने साथी वर्कर फिल के साथ पागलखाने का मुआयना करने आया था। उसी दौरान उसे गलियारे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी दिखाई दी। उस कुर्सी को देखते ही गॉर्डन जैसे सम्मोहित हो गया और बस उसी कुर्सी को घूरने लगा। तभी गॉर्डन के कानों में एक भारी और एक अजीब सी आवाज गूंजी, हेलो गॉर्डन। हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज सिर्फ गॉर्डन को ही सुनाई दी थी। वो एकटक उस कुर्सी को देख ही रहा था कि तभी फिल ने उससे आवाज लगाई जिससे उसका ध्यान टूट गया। अगले दिन से गॉर्डन ने काम शुरू किया। काम के दौरान गॉर्डन के एक साथी वर्कर माइक को पागलखाने के अंधेरे तहखाने में जाना पड़ा। माइक एक तार वाला बल्ब लेकर अंदर गया तो देखा कि वो जगह बहुत ही अजीब और डरावनी थी। माइक बल्ब एक तरफ रखकर आसपास की चीजों को देखने लगा। तभी अचानक बल्ब बुझा और फिर से जल गया जिससे माइक की नजर उस बल्ब पर गई और फिर उसके ठीक पास रखे कॉटन बॉक्स पर पड़ी। लगा जैसे किसी अनदेखे साए ने इशारा करके उसे वो बॉक्स दिखाया हो। उस बॉक्स पर बड़े अक्षरों पर लिखा था एविडेंस। उसने बॉक्स नीचे उतारा तो देखा उसमें 9 ऑडियो टेप थे। ये टेप किसी मैरी नाम की पेशेंट के थेरेपी सेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। माइक को नई नई चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी रहती थी। वो उनमें से एक टेप निकालकर सुनने लगा। वो मैरी का डॉक्टर के साथ पहला सेशन था। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर मैरी से पूछ रहा था कि 22 साल पहले क्रिसमस की रात को क्या हुआ था। मैरी ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा, याद करने की कोशिश करो मैरी, उस रात कुछ तो हुआ था। तभी अचानक मैरी के रोने की आवाज एकदम से बदल गई। अब वो एक छोटी बच्ची की आवाज में बोल रही थी। उसने कहा, उस रात मैरी को गिफ्ट में एक सुंदर सी चाइना डॉल मिली थी और उसके भाई पीटर को एक बड़ा पुराना चाकू। एक बड़ी औरत के गले से अचानक एक छोटी बच्ची की आवाज निकलना बहुत ही डरावना और अजीब था। टेप में डॉक्टर ने आगे पूछा, प्रिंसेस क्या साइमन भी उस रात वहाँ था? बच्ची ने कहा, साइमन? मैं किसी साइमन को नहीं जानती हूँ। अच्छा अब मैं थक गई हूँ डॉक्टर, अब मुझे सोना है। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम जा रही हो तो क्या मैं तुम्हारी जगह बिली से बात कर सकता हूँ? बच्ची ने कहा, बिली पहले से सो रहा है डॉक्टर। इतना कहने के बाद बच्ची ने जवाब देना बंद कर दिया। ये सब सुनना माइक के लिए बहुत ही डरावना था क्योंकि मैरी, प्रिंसेस, बिली और साइमन कोई अलग अलग लोग नहीं थे बल्कि एक ही पेशेंट के 4 अलग अलग रूप थे। यानी मैरी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की दिमागी बीमारी थी। अगले दिन भी माइक लंच ब्रेक में वापस बेसमेंट में जाकर वही टेप सुनने लगा। वो एक एक करके सभी सेशन के टेप सुनता जा रहा था। जब वे 5वें सेशन का टेप सुन रहा था तो उसे मैरी के अंदर से बिली के बात करने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर ने पूछा, बिली ये बताओ प्रिंसेस कहाँ रहती है? बिली ने कहा, प्रिंसेस जीप पर रहती है क्योंकि उसे बात करना पसंद है। डॉक्टर ने पूछा, और तुम कहाँ रहते हो बिली? बिली ने कहा, मैं आंखों में रहता हूँ डॉक्टर क्योंकि मुझे सब पर नजर रखना पसंद है। इसके बाद डॉक्टर ने पूछा, और साइमन कहाँ रहता है बिली? साइमन का नाम सुनते ही बिली एकदम चुप हो गया। तभी फिल ने वायरलेस पर माइक को दोबारा लंच के लिए बुलाया और वो टेप बंद करके लंच करने चला गया। इसी दिन हैंक को दीवार में वो चांदी के सिक्के मिले थे जिन्हें चुराने के लिए उस रात पागलखाने आया और गायब हो गया था। अगली सुबह हैंक को काम पर ना पाकर गॉर्डन परेशान हो उठा। उसके बारे में पता करने के लिए उसने फिल को हैंक की गर्लफ्रेंड एमी को कॉल करने को कहा क्योंकि एमी पहले फिल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए उसके पास एमी का नंबर था। फिल ने गॉर्डन से दूर जाकर अकेले में एमी से बात की और वापस आकर गॉर्डन को बताया कि कल काम खत्म होने के बाद हैंक अपने घर गया था। उसने अपना कुछ जरूरी सामान लिया और ये कहकर घर से चला गया कि उसकी किस्मत खुल गई है और वो मियामी के किसी कसिनो में जुआ खेलने जा रहा है। ये बात गॉर्डन को हजम नहीं हुई। वो जानता था कि हैंक अचानक काम छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसे फिल पर शक हुआ। वो जानता था कि एमी की वजह से फिल हैंक से चिढ़ा हुआ था क्योंकि हैंक ने फिल से उसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया था, इसलिए उन दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। यहाँ तक कि फिल ने कई बार गॉर्डन से हैंक को काम से निकालने की भी रिक्वेस्ट की थी। और तो और कल शाम गॉर्डन ने फिल को 2 अनजान लोगों से बात करते भी देखा था।
जो किसी गुंडे मवाली जैसे लग रहे थे। गॉर्डन को लगा कि कहीं फिल ने बदला लेने के लिए हैंक के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। उसने फिल से पूछा, कल शाम तुम किन लोगों से बात कर रहे थे? फिल ने अनजान बनते हुए कहा, कौन लोग? इस पर गॉर्डन ने गुस्से में फिल का कॉलर पकड़ लिया और बोला, ज्यादा नाटक मत करो, मैंने तुम्हें उनसे बात करते हुए देखा था। गॉर्डन का ऐसा गुस्सा देखकर फिल एकदम हैरान रह गया। उसने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और वहां से चला गया। गॉर्डन हमेशा एक बहुत ही शांत, सीधा और अच्छा आदमी था, इसलिए उसे इस तरह अपना आपा खोते देखकर सब हैरान थे। लंच के बाद मौका मिलते ही माइक वापस बेसमेंट में गया और अगला टेप सुनने लगा। उस टेप में डॉक्टर मेरी से बिली, प्रिंसेस और साइमन के बारे में पूछ रहा था। मैरी फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी कि वो इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानती। तभी अचानक मैरी की आवाज बदल गई। उसके अंदर से बिली बात करने लगा। डॉक्टर ने पूछा, बताओ बिली, कि उस रात आगे क्या हुआ? तुम तो आंखों में रहते हो, तुमने सब देखा होगा। इस पर बिली ने झुंझलाकर कहा, इस बारे में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें मैरी को भी इस बारे में बताना होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं साइमन से कहूंगा कि वो मैरी को बताए। साइमन का नाम सुनते ही बिली बुरी तरह से चिढ़ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नहीं, साइमन सो रहा है, उसे सोने दो। उस शाम चेंजिंग रूम में गॉर्डन ने फिल से उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगी। फिल ने उसे माफ कर दिया। उसने गॉर्डन को बताया कि हैंक की जगह काम करने के लिए उसने अपने एक दोस्त क्रेग को कहा है, जो फ्राइडे से यानी परसों से उनके साथ काम पर लग जाएगा, इसलिए वो चिंता न करे। गॉर्डन ने कहा कि हाँ, उसे काम का स्ट्रेस तो है, लेकिन उसके अलावा एक दूसरी बात भी है। जब फिल ने पूछा कि कौन सी बात, तो गॉर्डन ने बताया कि शुक्रवार की रात को उसने अपनी पत्नी वेंडी को थप्पड़ मारा था। ये सुनकर फिल सन्न रह गया। गॉर्डन ने आगे कहा, उस रात जब मैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में फूल और शैंपेन लेकर घर पहुंचा तो वेंडी किचन में पास्ता बना रही थी। मैं चुपके से उसे सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे जा खड़ा हुआ। तभी वेंडी उबलते पानी का बर्तन लेकर पलटी और मुझसे टकरा गई। टकराने से उबलता पानी मेरे पैरों पर गिर पड़ा। इस बात पर ना जाने क्यों मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने आगे बताया कि वो तब से लगातार वेंडी को कॉल करके माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। अपनी इस हरकत पर वो इतना शर्मिंदा है कि बिना माफी मांगे अपनी पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और यही वजह है कि वो उस दिन से घर वापस नहीं गया है और बाहर एक होटल में रह रहा है। अंत में गॉर्डन ने फिल से कहा कि वो ये बात किसी और को ना बताए, लेकिन गॉर्डन ने अभी भी फिल को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वो किसी होटल में नहीं, बल्कि जहां वो काम कर रहे थे उसी मेंटल हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में सोता था। फिल ने उसे तसल्ली देते हुए हौसला रखने को कहा और बताया कि जिन दो लोगों के साथ उसने उसे कल देखा था वो ग्राफिटी आर्टिस्ट थे। जब हॉस्पिटल खाली पड़ा था तब ये लोग आकर यहाँ के दीवारों पर चित्र बनाकर उन्हें खराब कर दिया करते थे। कल भी वो लोग इसी इरादे से आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना करके वहां से भगा दिया। उस रात गॉर्डन जब अपनी वैन में सो रहा था तो उसे एक भयानक सपना आया। सपने की शुरुआत उसी दिन की याद से हुई जब वो फूल और शैंपेन लेकर घर गया था और वेंडी के टकराने से उबलता पानी उसके पैर पर गिर गया था। लेकिन उसके बाद सपने ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। गॉर्डन ने खुद को अपने ही घर के बाहर खड़ा देखा। उसने अपना काम वाला मास्क, ग्लव्स और हैजमेट सूट पहना हुआ था और वो पूरा सूट खून से लथपथ था। अपना ही एक खूंखार रूप देखकर गॉर्डन बुरी तरह चौंक कर नींद से जाग गया। उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो घबराकर तुरंत वैन से बाहर निकल आया ताकि खुली हवा में सांस ले सके। अगली सुबह सबने आगे का काम शुरू किया। जेफ फर्श की सफाई में लगा था, लेकिन माइक का दिमाग उन रहस्यमयी टेप्स में अटका हुआ था। आगे के सेक्शन सुनने की बेताबी में माइक ने जानबूझकर पावर प्लग निकाल दिया ताकि वो मेन स्विच चेक करने के बहाने बेसमेंट में जाकर उन टेप्स को सुन सके। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि फिल ने उसे रोक लिया। फिर उसे एक तरफ ले गया और उसे कहा कि गॉर्डन के बारे में कुछ सोचना होगा। जब माइक ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो फिल ने बताया कि गॉर्डन की दिमागी हालत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही। यहाँ तक कि 2 दिन पहले उसने अपनी वाइफ पर हाथ तक उठा दिया था। वो हमारी इतने दिनों की दोस्ती की परवाह किए बिना मुझ पर खामखा शक कर रहा है और मुझ पर चिल्ला रहा है। अगर हम उसके हिसाब से काम करते हैं तो ये काम कभी समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अब उसकी जगह मुझे फैसले लेने होंगे। ये सारी बातें नीचे खड़ा गॉर्डन सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगा कि फिल उसके पीठ पीछे उसकी टीम वालों को भड़का रहा है और उसकी जगह खुद लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब माइक नीचे नहीं गया तो पावर सप्लाई ठीक करने के लिए जेफ को अकेले ही उस अंधेरे बेसमेंट में जाना पड़ा। वहां से वापस आते हुए अचानक उसे सामने सीढ़ियों के पास हैंक खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जेफ एकदम रुक गया, क्योंकि सबने तो यही कहा था कि हैंक मियामी चला गया है। जेफ ने हैरानी से पूछा, हैंक तुम यहीं हो? जवाब में हैंक ने बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैंक का बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसे अपने वश में कर लिया हो। फिर हैंक ने अपना हाथ उठाया और पास की खिड़की के कांच पर अपनी उंगली फेरने लगा, जिससे उसकी उंगली से निकलते खून से कांच पर लकीर बन गई। यह खौफनाक नजारा देखकर जेफ बुरी तरह डर गया। जेफ तुरंत वहां से भागकर ऊपर बाकी लोगों के पास गया। उसने हांफते हुए बताया कि उसने नीचे हैंक को देखा है। ये सुनकर सब हैरान हुए और नीचे सीढ़ियों की तरफ दौड़े।
पर वहां कोई नहीं था। जेफ ने जोर देते हुए कहा कि उसने सच में हैंक को वहीं सीढ़ियों पर देखा था। इस पर फिल ने झल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने नहीं सुना था कि एमी ने फोन पर बताया था कि वो मियामी चला गया है? फिल के इस बात पर गॉर्डन ने तुरंत पलट कर कहा, नहीं, हमने नहीं सुना था, क्योंकि एमी ने फोन पर सिर्फ तुमसे बात की थी। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो? गॉर्डन को पहले से ही फिल पर शक तो था ही, और जब जेफ ने कहा कि उसने हैंक को वहां देखा था तो उसका शक और भी गहरा हो गया। गॉर्डन ने आगे कहा, ऐसा करते हैं, हम एमी को फिर से फोन लगाते हैं, लेकिन इस बार मैं उससे बात करूंगा ताकि सच सामने आ सके। गॉर्डन को इस तरह बात करता देख फिल का पारा भी चढ़ गया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। वे आपस में उलझ रहे थे, तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर से किसी के तेज तेज दौड़ने की भारी आवाज गूंज उठी। ये सुनकर सब सहम गए और छत की तरफ देखने लगे। जेफ ने घबराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि हैंक यही है, ये दौड़ने की आवाज उसी की है। अब बाकियों को भी लगने लगा था कि शायद जेफ सच कह रहा है। बिना वक्त गवाए वे सब तुरंत उसकी तरफ भागे। हैंक को ढूंढते ढूंढते गॉर्डन बाकी लोगों से अलग हो गया और वापस उसी वीरान गलियारे में जा पहुंचा जहां पहले दिन उसे वो खाली कुर्सी दिखी थी और वो खौफनाक आवाज सुनाई दी थी, हेलो गॉर्डन। दूसरी तरफ अपनी टॉर्च के सहारे हैंक को ढूंढते हुए फिल एक अंधेरी कोठरी में जा पहुंचा। वहां उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सामने कोने में सच में हैंक बैठा हुआ था। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। वो डरा सहमा बस लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उधर जेफ हैंक को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे पतले गलियारे में जा पहुंचा जहां काफी अंधेरा था। वहां रोशनी के लिए हर 2 कदम पर हल्की लाइट्स जल रही थीं। जेफ डरते डरते उसी सन्नाटे में आगे बढ़ने लगा। दरअसल जेफ को निक्टोफोबिया नामक बीमारी थी, यानी उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जहां एक तरफ बाकी सब हैंक की तलाश में भटक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माइक का दिमाग अभी भी बेसमेंट में मिले उन टेप्स पर ही अटका हुआ था। मौका पाकर माइक चुपचाप बेसमेंट में चला गया। उसने अब तक 8 टेप सुन लिए थे और आज उसने आखिरी टेप यानी सेक्शन 9 चालू किया। वो उस टेप को बहुत ध्यान से सुनने लगा। टेप में जब डॉक्टर ने बिली से क्रिसमस की रात हुए हादसे के बारे में पूछा तो बिली रोने लगा। उसने कहा कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो साइमन ने मैरी से करवाया था। इस पर डॉक्टर ने कहा, तो फिर मेरी बात साइमन से करवाओ। तभी जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया और पागलखाने की बिजली गुल होने लगी, जिस वजह से टेप भी बंद हो गया। उधर जेफ उस गलियारे के आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि जनरेटर बंद हो गया और एक एक करके वहां की लाइट्स बुझने लगी। जेफ पूरी तरह घबरा गया। वो सारी लाइट्स बंद होने से पहले वहां से निकलने के लिए जान बचाकर भागा, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि सारी लाइट्स बंद हो गईं और वहां बिल्कुल खुप अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में जेफ की बीमारी निक्टोफोबिया उस पर हावी हो गई। पैनिक और डर के मारे उसका दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में भारी दिक्कतें होने लगीं। वो चीखते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ माइक ने ऊपर जाकर जनरेटर में फ्यूल भरा और उसे फिर से चालू कर दिया। इसके बाद वो वापस बेसमेंट की तरफ लौट गया। उधर जनरेटर स्टार्ट होते ही उस गलियारे की लाइट्स भी वापस जल उठी जहां जेफ अंधेरे में फंसा हुआ था। रोशनी वापस आते ही जेफ की जान में जान आई और वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर तेजी से वहां से बाहर निकल गया। जनरेटर के वापस चालू होते ही जब टेप फिर से शुरू हुआ तो उसमें से पहली आवाज साइमन की आई, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम साइमन हो? साइमन ने जवाब दिया, तुम अच्छे से जानते हो डॉक्टर कि मैं कौन हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने साइमन से भी सीधा वही सवाल पूछा, आखिर क्रिसमस की रात क्या हुआ था? उधर वार्ड ए में गॉर्डन भटकते हुए मैरी के रूम में जा पहुंचा जहां दीवार पर मैरी और उसके परिवार की काफी सारी फोटोज चिपकाई हुई थीं। उन तस्वीरों को देखते हुए अचानक गॉर्डन दंग रह गया, क्योंकि उन्हीं फोटोज के बीच उसे अपनी खुद की बेटी और परिवार की भी फोटोज दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ फिल गॉर्डन को ढूंढता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। मैरी के कमरे की दीवार पर अपनी बेटी और परिवार की तस्वीरें टंगी देखकर गॉर्डन सन्न रह गया। ये वही फोटोज थीं जो हमेशा उसके वॉलेट में रखी रहती थीं। तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी कि 2 दिन पहले उसका वॉलेट इसी हॉस्पिटल में कहीं गिर गया था, जिसके बाद फिल ने ही उसे उसका वॉलेट वापस किया था। गॉर्डन को समझते देर नहीं लगी कि ये फिल की हरकत है। उसी ने वॉलेट से तस्वीर निकालकर यहाँ चिपकाई थी, लेकिन फिल ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये गॉर्डन को समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ फिल गॉर्डन को ढूंढते हुए मैरी के कमरे तक पहुंच गया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। ये देखकर गॉर्डन बुरी तरह सहम गया। उधर भागते हुए जेफ हॉस्पिटल से बाहर निकल आया और सीधा गॉर्डन की वैन के पास पहुंचा। वो हांफते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने तुरंत गॉर्डन के वॉकी टॉकी पर संपर्क किया और घबराई हुई आवाज में बताया कि वो वैन के पास है और उसे मदद की सख्त जरूरत है। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी कोई तेज कदमों से बढ़ता हुआ जेफ की तरफ आया और इससे पहले कि जेफ कुछ समझ पाता
उसने जेफ पर अचानक हमला कर दिया। उधर बेसमेंट में टेप पर साइमन और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग चल रही थी। साइमन डॉक्टर को बता रहा था मैरी का भाई पीटर उसे बहुत परेशान करता था डॉक्टर। क्रिसमस की रात उसने मैरी को इतना डरा दिया कि वो गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। मैरी को उस वक्त किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मैंने उससे कहा कि तुम भी पीटर को वैसे ही चोट पहुंचाओ जैसे उसने तुम्हें पहुंचाई है। मेरे कहने पर मैरी ने पीटर का चाकू उठा लिया और फिर उसने पीटर को उसी चाकू से काट काट कर मार डाला। ये सुनकर डॉक्टर एकदम सन्न रह गया। साइमन ने आगे कहा, पीटर को मारने के बाद मैंने मैरी से कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो वे तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम उन्हें भी मार डालो। मैरी ने मेरे कहने पर उन्हें भी मार डाला। उस रात बहुत सारा खून बहा था डॉक्टर, बहुत सारा खून। टेप के बिल्कुल अंत में डॉक्टर ने साइमन से पूछा, अच्छा बताओ साइमन, तुम कहाँ रहते हो? प्रिंसेस जीप पर रहती है क्योंकि उसे बात करना पसंद है। बिली आंखों में रहता है क्योंकि वो हर चीज पर नजर रखता है। तुम कहाँ रहते हो? इस पर साइमन ने बहुत ही भयानक आवाज में जवाब दिया, मैं कमजोर और हारे हुए लोगों के अंदर रहता हूँ डॉक्टर। अगली सुबह गॉर्डन अपनी वैन में अकेला बैठा था। तभी उसे वॉकी टॉकी पर फिल की आवाज आई, गॉर्डन, हमें वो मिल गया जिसने ये सब किया है। ये सुनते ही गॉर्डन तुरंत अंदर गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे वो एकदम सन्न रह गया। सामने जमीन पर बिछी एक प्लास्टिक की पन्नी पर हैंक बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ा था और उसके ठीक पास फिल खड़ा था। फिल ने गॉर्डन से कहा, हैंक एक बेकार आदमी था, इसके साथ तो ये होना ही था। गॉर्डन गुस्से में लाल हो गया। उसने कहा, तो ये सब तुमने किया है? इस पर फिल ने बड़े ही अजीब तरीके से उससे कहा, गॉर्डन, मैं चाहता हूं कि तुम होश में आओ और हैंक की लाश को ध्यान से देखो। गॉर्डन ने हैंक की आंखों से जब उसका काला चश्मा हटाया तो देखा हैंक की आंख में वही नुकीला औजार घुसा हुआ था जो उसे उन पुराने सिक्कों के साथ मिला था। हैंक मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। दरअसल आंख के जरिए वो औजार उसके दिमाग में जा घुसा था, जिससे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो एक जिंदा लाश की तरह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गॉर्डन ने हैंक से कहा कि वो फौरन उसके लिए मदद बुला रहा है। इस पर फिल ने कहा, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता गॉर्डन, क्योंकि अगर लोगों को हैंक के बारे में पता चलेगा तो फिर बाकी सबके बारे में भी पता चल जाएगा। तभी गॉर्डन को पीछे से किसी ने आवाज लगाई। गॉर्डन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्रेग था जो हैंक की जगह पर काम करने आया था। क्रेग ने कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई नहीं दिख रहा है। गॉर्डन ने सामने देखा तो वाकई वहां फिल नहीं था। गॉर्डन बुरी तरह हैरान रह गया। क्रेग ने जब हैंक की लाश देखी तो वो दंग रह गया, लेकिन इससे पहले कि क्रेग कुछ समझ पाता, गॉर्डन ने उस पर हमला कर दिया और उसे पूरी ताकत से जकड़ लिया। तभी गॉर्डन को वो भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी, उसे मार दो गॉर्डन। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि साइमन की थी। गॉर्डन ने वो नुकीला औजार हैंक की आंखों से निकालकर क्रैक की आंखों में घुसा दिया, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। दरअसल गॉर्डन जब पहले दिन उस अस्पताल में आया था तभी से साइमन ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से गॉर्डन का दिमाग पूरी तरह कमजोर हो चुका था। गॉर्डन को अंदर से कमजोर और टूटा हुआ पाकर साइमन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उस रात जब गॉर्डन फूल लेकर अपने घर आया था और उबलता हुआ पानी उसके ऊपर गिरा, दर्द से तड़पते गॉर्डन ने अपना आपा खो दिया, जिससे साइमन उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया और साइमन के बहकावे में आकर उसने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि गॉर्डन के दिमाग ने इस भयानक सच को पूरी तरह से दबा दिया था। उसे अपनी बीवी और बेटी के खून के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना ही याद था कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था। इसी बात से शर्मिंदा होकर वो घर नहीं जा रहा था और अपनी पत्नी को बार बार कॉल करके माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। पिछली रात जब हैंक को सब ढूंढ रहे थे और फिल को बेसमेंट में हैंक मिला था तो वो फौरन उसके बारे में बताने के लिए गॉर्डन के पास गया। गॉर्डन को मैरी के कमरे में अपनी बेटी और पत्नी की तस्वीर देखकर फिल पर पहले से शक हो गया था। ऊपर से फिल के हाथ में चाकू देखकर वो और भी डर गया, जिससे साइमन को मौका मिल गया और वो उस पर पूरी तरह से हावी हो गया और उसी पागलपन में गॉर्डन ने फिल को जान से मार दिया। और तो और मैरी के कमरे में उसकी बेटी और पत्नी की तस्वीर भी फिल ने नहीं बल्कि खुद गॉर्डन ने तब लगाई थी। उसने ये तब किया था जब साइमन उस पर हावी था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद एक एक करके उसने माइक और जेफ को भी मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि हैंक को भी गॉर्डन ने ही उस रात वो नुकीला औजार उसकी आंखों में चुभाकर उसे एक चलती फिरती लाश में बदल दिया था। सबको मौत के घाट उतारने के बाद गॉर्डन वापस मैरी के कमरे में गया। वो अपना टूटा हुआ फोन अपने कान से लगाकर अपनी पत्नी से उस रात के लिए माफी मांगने लगा, इस बात से अनजान कि उसकी माफी ना तो उसकी पत्नी तक पहुंचने वाली थी और ना ही उसकी बेटी तक। दोस्तों, सेशन 9 की कहानी सिर्फ किसी भूत या आत्मा की नहीं है, बल्कि ये कहानी इंसान के दिमाग की उस खतरनाक गहराई की है जो भारी स्ट्रेस से पैदा होती है। याद है टेप के आखिर में साइमन ने क्या कहा था? मैं कमजोर और हारे हुए लोगों के अंदर रहता हूँ। गॉर्डन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ।
पैसों की तंगी, परिवार की जिम्मेदारी और काम के भारी बोझ ने गॉर्डन को अंदर से इतना कमजोर और खोखला कर दिया था कि वो टूट गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि हम अपने मेंटल स्ट्रेस को जितना नजरअंदाज करते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी यानी हमारे अंदर का साइमन हम पर उतना ही हावी हो जाता है। जब दिमाग हद से ज्यादा दबाव में होता है तो वो अपने सबसे खौफनाक रूप ले सकता है। इसलिए जिंदगी की इस भागदौड़ में अपने दिमाग का ख्याल रखना और अपनी मेंटल पीस को अहमियत देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।